रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़म अल अहज़ाब वहदह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी अरसे बाद कुछ मशगूलियों की वजह से इस एनालॉजी ऑफ कुरान की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके एक सब टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम रहेगा इंशाअल्लाह द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स। और उसी के एक टॉपिक में से हम आज शुरू करेंगे जिस टॉपिक का नाम इताअत यानी कि मानना, किसी की मानना जो है ये हमारा टॉपिक है। ज़रा आज हम अपनी एक सोसाइटी के अंदर एक कॉमन जो है मर्ज़ आजकल पाया जाता है, वो क्या है? वो बेखुद रहरवाई है, यानी कि एक इंसान जो मर्ज़ी उसका मन होता है वो सब कुछ वो करता है। हमारे यंगस्टर्स के अंदर ये कॉमनली पाई जाती है चीज़ें, हम बड़ों में पाई जाती है ये चीज़ें कि बस इंसान को कोई कुछ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, किसी की वो मानने को तैयार नहीं है। बस जो उसका मन जब करे वो तब वो उस चीज़ को करेगा। वो किसी भी रूल को फ़ॉलो नहीं करना चाहता। ही वांट्स टू बी अ फ्री बर्ड व्हाट दे से नॉर्मली। तो क्या हम देखते हैं कि क्या ये कांसेप्ट इंसान का, ये सारी कायनात इसको फ़ॉलो करती है या सारी कायनात किसी और ही कांसेप्ट पे है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शरीयत मुतहर्रा में एक तरीका, एक तर्ज़ रखा है, वो ये कि ये ना सिर्फ़ इंसान ये शरीयत को फ़ॉलो करता है, बल्कि सारी की सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरीके को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत को जो है ना वो फ़ॉलो करती है। जो अल्लाह ताला का वो सुन्नत होती है, उसी की झलक इस शरीयत के अंदर भी पाई जाती है। तो इस इताअत के कांसेप्ट को कि हम ये देखें कि ये यूनिवर्स जो है, क्या ये इताअत करने वाली यूनिवर्स है? क्या ये यूनिवर्स किसी चीज़ को मानती है? क्या ये कुछ प्रिंसिपल्स पे चलती है? क्या इसके एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स है? क्या हमारा जिस्म किसी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के बिहाफ़ पे चलता है या फिर नहीं चलता? और इसके नतीजा और नतीजे में जो कंक्लूजन लेगा वो इंशाअल्लाह उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम ज़रूर जो जो कांसेप्ट जो हम देखना चाहते हैं वो आसान तरीके से, जो आसान इंसान के तौर पे समझ लग जाएगी। ये कांसेप्ट बहुत बड़ा है, फिलॉसॉफिकल भी है, लेकिन आसान के तौर पे जो इंसान को समझ लग जाए वो ह्यूमन बॉडी का है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं और उनमें से कुछ सेल्स कंट्रोलिंग सेल्स होती है और कुछ सेल्स कंट्रोल्ड सेल होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि हर सेल का जो मर्ज़ी होता है, मन करता है वो वैसे करती है, वो फ्री बर्ड बन जाए। अगर इस फ्री बर्ड को बन जाए तो उसको क्या कहते हैं वो भी देख लेंगे। तो कुछ सेल्स कंट्रोलिंग, मिसाल के तौर पे हमारा एंडोक्रिनोलॉजी जो एक सब्जेक्ट रहता है, यानी कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रहता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारी सेल्स जो है दिमाग के अंदर, मिसाल के तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मल्टीपल ग्लैंड्स रहते हैं, वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और वो हार्मोन्स अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग बॉडी के टिश्यूज़ पे उनके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और वो उन सेल्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? उसी तरह से हमारा पैंक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है और ये इंसुलिन जाके अलग-अलग सेल्स के ऊपर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेल्स इस इंसुलिन की मानते हैं। यानी कि बेसिकली पैंक्रियास कंट्रोल कर रहा है इन सेल्स को किसी सिचुएशन में, यानी कि इसमें केस में ग्लूकोज़ के मुतालिक, यानी कि ग्लूकोज़ को कब लिया जाए, उसको कब ना लिया जाए, इसी तरह से लिपिड्स को कब इस्तेमाल किया जाए, कब उनको इस्तेमाल ना किया जाए। उसी तरह से हमारे एसी मिसाल के तौर पे एसिटाइलकोलिन होता है, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर जब जाएगा, एसिटाइलकोलिन का जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा और ये एसीआरएच जो रिसेप्टर्स उनके ऊपर पाए जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर, तो वो क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे? तो जवाब ये है कि बिल्कुल काम करते हैं। और जब भी कोई भी हार्मोन निकलता है, अगर एक हेल्दी बॉडी होती है, जो उसका रिसेप्टिव ऑर्गन होता है वो लाज़मी उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो नहीं उसको रिस्पॉन्ड करता, दैट मीन्स समथिंग इज़ सर्टेनली रॉन्ग। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कुशिंग्स डिजीज़ होती है, उसके अंदर एक हमारा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डेक्सा सप्रेशन टेस्ट। हम डेक्सामेथासोन देते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनके लेवल्स को चेक करते हैं कि क्या इस इफेक्टिव ऑर्गन ने, जो ये जिस पे इस पे इफेक्ट हो रहा था, क्या उसने डेक्सामेथासोन की देने से इसमें चेंज आई या नहीं आई? अगर नहीं आई, दैट मीन्स इट्स प्रॉब्लमैटिक। इसी तरह से हम देखें, एक इंसान ग्रोथ करना चाहता है आमतौर पे, है ना? अब आजकल की लोगों में जो ग्रोथ होती है वो क्या, दैट इज़ बेसिकली एट द एक्सपेंस ऑफ एवरीथिंग। A man does not worry about what his growth is basically going to do with the environment, going to do with the society. He does not care. He doesn't rather bother about it. ऐसा नहीं है। अगर हमारे जिस्म के अंदर सेल्स ऐसा करना शुरू हो जाए, जरा देखते हैं हमारी सेल्स किस तरह से काम करती है। हमारी जो सेल्स होती है वो जिस वक्त तक बढ़ती रहती है और वो खास वक्त, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ती है, उसके बाद वो बढ़ना
बंद हो जाती है। अगर ऐसा ना हो, अगर वो बढ़ती चले जाए, इसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन सेल्स को हम ट्यूमरस सेल्स कहते हैं। उनमें से एक कैरेक्टर ये होता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, ठीक है। दैट इज व्हाई द वर्ड ट्यूमर इज देयर, यानी कि वो ब्लेब सा बन जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि ग्रोथ अगर होती है तो वो किसी की कंस्ट्रेंट्स में ग्रोथ होती है। उसी तरह से शरीयत मुतहरा ने कहा कि एक इंसान अगर बिजनेस कर रहा है, इसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए कंस्ट्रेंट्स के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि इसको कोई नुकसान, इसको कोई लिमिट है, नहीं, बल्कि ये उन रूल्स और प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द ये ग्रोथ होनी चाहिए, तभी जाके ये इंसान प्रॉपरली कर पाएगा। अगर ऐसा ना हो, अगर ये अपनी मर्जी से जितना मर्जी बढ़ना है इसको बढ़ता चला जाए, नॉट इन द केस ऑफ बिजनेस, मिसाल के तौर पे कुछ कुछ बना रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो ये जिस तरह से वो बॉडी की सेल जो ट्यूमर बन जाती है, और जो सब हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी कैंसर को जाने दे, वो आखिर में उस बॉडी को ही खत्म कर देता है। उसी तरह से ये इंसान जिसके अंदर ये कैरेक्टर पाया जाता है कि मैं किसी की नहीं मानूंगा और मैं खुद को जो है ना फायदा पहुंचाते जाऊंगा जब तक मेरा जी ना भरे, या जब तक वो तो कभी भरेगा नहीं, वो ये इंसान भी सोसाइटी के लिए एक ऐसा ही कैंसर बन जाता है। और मिसाल देंगे हम इताअत के मुतालिक, हमारी बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ चीजें रहती है जिनमें एन नंबर ऑफ जो है ना वो रूल्स फॉलो होते हैं। यानी कि एक एक चीज एक एक रूल के ऊपर रहती है। मिसाल के तौर पे हमारा ग्लाइकोलिसिस, हमारी क्रेब साइकिल, जितनी जितनी एटीपी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ये ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल कम होता रहेगा, जितनी इनकी क्वांटिटी कम होगी ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह से मल्टीपल चीजें इनमें साथ रहती है। इस टाइम पे ऐसा होगा, इस टाइम पे ऐसा होगा, इस टाइम पे ऐसा होगा, ये सारी की सारी चीजें बॉडी फॉलो करती है। तो इंसान की बॉडी तो पाया गया कि पूरी तरह से कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स को लाजमी फॉलो करती है। अब जरा यूनिवर्स की तरफ हम देख लें, यूनिवर्स में ये चीज ज्यादा जो है ना बड़ी तौर से इंसान को दिखाई देती है। हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स यूनिवर्स की हर पार्टिकल को फॉलो करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि एक पार्टिकल का उसका यू कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल at one time exactly. If you can determine, it has to be after some amount of uncertainty. So ये क्यों फॉलो करता है यूनिवर्स, nobody knows, लेकिन every particle in universe follows this certain principle. That is why many of the things in physics have changed due to this law. मिसाल के तौर पे हम इलेक्ट्रॉन को क्लाउड कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लाउड? डिस्पाइट it was comfortably called a particle for so long, just because it did not settle up with this particular law, this particular principle, and that's why it's called the principle. तो even एक इलेक्ट्रॉन इसलिए, यानी कि मैं समझाने की बात ये कर रहा हूँ कोशिश, अल्लाह ताला हमको ये बात समझाए कि यानी कि एक लॉ जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसको फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीजें अपनी हैसियत को भी जो है ना वो खो देती है, और तब भी उसको फॉलो करना पड़ता है। ये सारे यूनिवर्स का ये है। द बिगेस्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रॉन, इट इज अ पार्टिकल सर्टेनली डिस्पाइट द ड्यूअल नेचर, लेकिन हम उसको क्लाउड कहते हैं। क्यों क्लाउड कहते हैं? बिकॉज वी एक्चुअली कैन नॉट डिटरमाइन वो एग्जैक्टली कहां पे है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ क्लाउड। यानी कि जब किसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो उसकी जो इंप्लीकेशंस होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। यही शरीयत मुतहर्रा का कंसेप्ट है। जब एक इंसान ईमान ले आया, जब एक इंसान इस बात पे उसने करार कर लिया, उसको उससे पहले खुली छूट होती है कि तुम करो, ढूंढो क्या ढूंढना चाहते हो, अच्छी तरह से जब दिल मुतमईन हो जाए तब ईमान लाओ। जब वो ईमान लेके आ जाता है उसके बाद ये छूट नहीं रहती। उसके बाद जो ईमान का तकाजा है, जो शरीयत मुतहर्रा को फॉलो करने का जो प्रिंसिपल है कि शरीयत ने इस वक्त का उठो तो उठो, इस वक्त का बैठो तो बैठो, चाहे तुम्हारी अकल में वो बात समझ लगे या ना लगे, ये प्रिंसिपल है, ये इताअत है, और ये यूनिवर्स भी फॉलो करती है, और साइंस भी इस बात को बहुत मजबूती के साथ फॉलो करता है। डिस्पाइट साइंस इज नो यार्डस्टिक टू मेजर रिलीजन, डिस्पाइट साइंस इज नो यार्डस्टिक टू मेजर कुरान। कुरान की जो हैसियत है उससे कई गुना ज्यादा ऊपर है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, रिलेटिविटी का कंसेप्ट है कि नथिंग कैन ट्रैवल मोर देन द फास्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट, नथिंग, कोई भी चीज को एक्सीड नहीं कर सकती है। इसको प्रिंसिपल अगर बना जाए तो इसकी इंप्लीकेशन कितनी बड़ी है? इंप्लीकेशन इतनी बड़ी है कि नथिंग कैन गो इन पास्ट, कोई भी चीज टाइम ट्रैवल करके पास्ट में नहीं जा सकती है। ये चीज इतनी बड़ी थी उस वक्त जब ये चीज डिस्कवर हुई थी, उस वक्त एक बहुत ज्यादा जो है ना इस बात पे रिसर्च हो रही थी क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है इवन एट सब एटॉमिक लेवल। लेकिन सारा की सारी रिसर्च जो है ना हकीकत की रहेगी, और ये यूनिवर्स ब्लाइंडली फॉलोज दिस प्रिंसिपल। व्हाई? इट्स implications आर टू बी फॉलोड। उसी तरह से हम ये यूनिवर्स इसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल फॉलो करती है। मिसाल के तौर पे फर्मी, जिसको हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फर्मियंस फॉलो करते हैं। यानी कि दो फर्मियन एक स्टेट पे नहीं हो सकते। क्यों? नोबडी नोज, लेकिन यूनिवर्स इसको फॉलो करती है। ऐसे ही लॉ ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑलवेज हैज टू इंक्रीज, इट कैन नेवर डिक्रीज। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स डज फॉलो दिस।
फॉर एग्जाम्पल ये, और इसकी इम्प्लीकेशन कितनी बड़ी है। जब ब्लैक होल्स की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे देखा गया कि डिसऑर्डर, एंट्रोपी बेसिकली डिसऑर्डर, तो ये डिसऑर्डर शुड बी एवर इंक्रीजिंग। तो बताइए जी ब्लैक होल में कहाँ से ये एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, कोई चीज इंक्रीज तो इसमें डिसऑर्डर तो बढ़ नहीं रहा, तो व्हाट इज एंट्रोपी। This principle is so much followed that it was said that basically this event horizon, जो surface area होता है black hole का, that is basically the entropy because it is the only thing in a black hole which is ever increasing। यानी कि हम ये कोई भी इनमें से प्रिंसिपल, यूनिवर्स की कोई भी चीज चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, ताकतवर कैसी हो, विदाउट प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट नहीं करती है। एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन प्रिंसिपल। अब जरा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हम ये कयास कर ले, अगर हर चीज इस यूनिवर्स के अंदर की छोटी से छोटी सेल, छोटे से छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल, बड़े से बड़े गैलेक्सीज, बड़े से बड़े गैलेक्टिकल क्लस्टर्स, दे ऑल फॉलो लॉज, ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान के लिए कोई लॉ नहीं हो। अगर हम जिसको एक्सट्रापोलेशन कहते हैं, हाफ ऑफ द फिजिक्स इज बेस्ड ऑन एक्सट्रापोलेशन। क्वांटम फिजिक्स इज व्हाट, बेसिकली क्वांटम फिजिक्स इज नथिंग but a theory of probabilities. It is all an extrapolation, and quantum theory, we have seen it to be true. This extrapolation was found to be true, that yes, with the extrapolation, if we can determine an effect on some amount of particles, some amount of systems, it can be extrapolated further. Similarly, अगर हम इसी बात को एक्सट्रापोलेशन, हालांकि शरीयत का कंसेप्ट एक्सट्रापोलेशन का नहीं, शरीयत का कंसेप्ट बेसिक है, यानी कि अव्वल चीज जो ईमान लाने के बाद होती है, ईमान वाला किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता, ईमान वाला सिर्फ एक चीज का मोहताज होता है, वो अल्लाह की बात का मोहताज होता है। उसको इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ती लोग क्या कह रहे, किधर कह रहे, कैसा कह रहे, उसके लिए ये बात मैटर करती है कि उसके रब ने उसके लिए क्या कहा, और जिसने अपने रब की मानी वो कामयाब हुआ, और जिसने अपने रब की नहीं मानी वो नाकामयाब हुआ। इसी रब के मानने को, रब ने क्या कहा, अल्लाह ने हमारे लिए क्या कहा, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या चीजें जो है ना वो बना दी, जो जिस अल्लाह ने हमें बनाया उसी अल्लाह ने ये प्रिंसिपल्स हमारे साथ भेजे, जिस अल्लाह ने सारी यूनिवर्स को बनाया उसके साथ भी प्रिंसिपल भेजे। ये प्रिंसिपल्स का मजमुआ, इसकी इसकी कलेक्शन को शरीयत कहते हैं, और इनको फॉलो करना, इनकी इताअत करना ये हमारा काम है, और यही हम अभी कर रहे हैं। अब एक इंसान कहे जी नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये हम आई विल वांट टू बी अ फ्री बर्ड, देन एक्चुअली यू आर गोइंग अगेंस्ट द होल यूनिवर्स, द होल नेचर, द होल सिस्टम, एंड व्हाट यू विल डू, यू विल मेक दिस एंटायर सिस्टम टू कोलैप्स, एंड दैट हैज एग्जैक्टली हैपेंड इन मेनी ऑफ द प्लेसेस। हाँ, बहुत सारी चीजें जब इंसान ने अपनी मर्जी से चीजें करना शुरू कर दी, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती रहती है। सबसे बड़ी मिसाल इस टाइम पे है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है कि आप एक चीज 10 रुपए की खरीदते हैं, अब आप उस मिसाल के तौर पे कोई इंसान उसको किसी क्या नाम है, मिसा अब इसको किसी लोन के तहत ले ले, अब यही चीज उसको 15 रुपए की पड़ी, अब ये 15 रुपए की इसको जब पड़ गई तो बेसिकली उस चीज की कीमत 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए होगी। अब जिसने किसी और तरीके से खरीदनी उसके लिए भी 15 रुपए होगी, यानी बढ़ते 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 खराब खराब ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स करता जाता है। इवन मल्टीपल चीजें इसकी जो है ना वो उसके इफेक्ट में होती है। और यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि जब ये सारी की सारी कायनात कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इंसान प्रिंसिपल्स के बगैर हो। और हमारा प्रिंसिपल क्या है, वो ये कि जिस तरह से यूनिवर्स अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उसकी इंप्लीकेशंस को बगैर देखे जो उनको फॉलो करती है, हमारा काम भी, एक मुसलमान का, एक ईमान वाले का काम भी यही होता है कि जो चीज ईमान कमांड करे उस कमांड को वो ब्लाइंडली वो जो है फॉलो करे। इसी को इताअत कहते हैं और इसी को शरीयत के ऊपर अमल करना कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी शरीयत के ऊपर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अहकामों के ऊपर अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि हकीकत बात यह है कि आपका मेरा यहाँ आना बस एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है। जिसने इस इम्तिहान में वो चीज़ की जो एग्जामिनर ने कही, वो कमांड्स, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो की, वो इताअत अपने एग्जामिनर की, वो कामयाब हुआ, और जिसने नहीं की उसको चाहे दुनिया की हर चीज़ मिली वो नाकामयाब हुआ। अल्लाह ताला कहने सुनने सदा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।